हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 10th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और ये नोट्स आपको स्टूडेंट अपने टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, उस पर ये मिल जाएंगे आपको। नोट्स ये सभी एक साथ मिल जाएंगे, जैसे क्लास 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, ठीक है। और 6 के तो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर होंगे, तो ये आपको 10th की एनसीईआरटी खत्म होने के बाद ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आपको ये भी कई बार बताया गया है कि ज्योग्राफी के लिए केवल आपको, जैसे ज्योग्राफी एक तो प्री में आता है आपका और मेंस में आता है GS1 में, तो मेंस के लिए या प्री के लिए तो आपकी 6th to 12th ज्योग्राफी काफी होती है और मैपिंग, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और आपकी आती है मेंस के लिए, तो 11th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना आपकी 11th और 12th की, वो बहुत अच्छी है। और कोशिश करेंगे कि 1-2 तारीख से उन्हें स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, मेंस के लिए आपकी वो एनसीईआरटी होंगी और प्री के लिए भी होती हैं, पर अभी से 10th की आज हम देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आखिर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि सब नहीं पढ़ने पड़ते। ओके, तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है संसाधन और विकास। दूसरा हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये पढ़ना है, ठीक है। जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये भी पढ़ना है। और विनिर्माण उद्योग, ये भी पढ़ना है, ठीक है। और उद्योग से तो आपके क्वेश्चन आता ही है हर साल, ओके। बट जो ये 7 चैप्टर है ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ओके, तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और जैसे ही आपकी 10th की एनसीईआरटी समाप्त होती है तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, और स्टूडेंट खास बात यह है कि जो 10th की एनसीईआरटी हम इसे भी अपने नोट्सों से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए। और आप क्या करना, जब भी आप ये क्लासेस देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी भी सामने रख लेना और अपनी तैयारी उसी से ही करना। ओके, तो नोट्स बना लेना आप, जब टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिश करना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो नाम क्या है इसका, संसाधन एवं विकास। तो कहने का मतलब हमारे पास पहले होना चाहिए, देखो संसाधन। आप ही खुद बताओ, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, संसाधन चाहिए या विकास चाहिए? देखो संसाधन वो होता है जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे कि मान के चलो आपके लिए आपका संसाधन क्या है, मान के चलते हैं पेन है, ठीक है। तो पहले आपको पेन चाहिए, जब इसको आगे आप कुछ कर पाओगे। तो ये इस चैप्टर का महत्व है और यही हमें समझना। ओके, तो चलो आगे अब हम देख लेते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके बनाए जाते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और संसाधन की आपकी और भी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आपकी ज्योग्राफी की क्लास से ली गई है। ओके, तो कहने का मतलब जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और जिसमें कुछ प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया हो, ठीक है। अब जैसे पेन बनाया है तो मतलब कुछ तो टेक्निक लगाई गई है ना, तो वो संसाधन हो गया, ठीक है। और संसाधन मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके आसपास जो भी हो, जो आपके काम आ रहा हो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी अच्छा सा, कि एक है आपके पास पीने वाला जल, जो कि आप रोज पीते हो अपनी दैनिक दिनचर्या जिससे आपकी गुजरती है। एक है आपका सॉल्ट पानी, ठीक है, जो कि जैसे कि मान के चलो जो महासागर में आपका जल है, तो आपके लिए संसाधन कौन सा है? तो आपके लिए संसाधन होगा पीने वाला जल, ठीक है, ना कि महासागर वाला जल, क्योंकि आपके लिए पीने के लिए तो है नहीं, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। ओके, जैसे यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाया गया है और आपको एनसीईआरटी में ये चित्र दिखा होगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मानव के किन किन पर डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ठीक है, इनके बीच संबंधी होता है मानव का, ठीक है। आगे चलते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन आप समझ गए क्या है, अब इनका थोड़ा वर्गीकरण भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि 11th से आपकी बहुत ढंग से डीपली बिल्कुल नॉलेज लेनी है हमें। क्यों लेनी है? क्योंकि 10th तक आपकी ऐसा होता है, एक लाइन नहीं बनती है कि मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि कोई स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए
और कोई बात नहीं, आपके पास 11th की जो एनसीईआरटी है वही आपकी स्टैंडर्ड बुक होगी, ठीक है। 10th तक ये होता है ना, कभी कोई चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो कभी हम खनिज पढ़ रहे हैं, कभी हम जल के बारे में जान रहे हैं, तो एक लाइन नहीं बन पाती। बट 11th क्लास की ज्योग्राफी आपको कंटिन्यू देखनी है और ढंग से उन्हें पढ़ना है और ढंग से अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि प्री के मेंस के क्वेश्चन आपके वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलो तो संसाधन का वर्गीकरण देख लेते हैं। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, है समाप्तता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथे नंबर है आपका विकास के स्तर पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जिसमें जैव आ जाता है और अजैव आ जाता है, ठीक है। जैव में कौन कौन, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव, मतलब जो भी कहने का मतलब सीधा जिसमें सांस हो गए जैव में आ जाते हैं, और अजैव जैसे चट्टान, ठीक, मिट्टी, ये सब अजैव में आपके आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है आपका समाप्तता के आधार पर, ठीक है। तो इनमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कैसे, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरणीय जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सब आती है अनवीकरणीय में, ठीक। तो मतलब जो नवीकरणीय होती है, एक तो जैसे कि ये मतलब कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, हालांकि यहाँ थोड़े शॉर्ट में लिखे गए हैं, क्योंकि आपको देखो अगर मान के चलो मेंस में क्वेश्चन आता है संसाधन से रिलेटेड, पहली बात सीधा नहीं पूछा जाएगा कि संसाधन क्या है, ठीक। तो ऐसी आप यूज कर सकते हो वहां, ऐसे अपने पॉइंट, ये तो नहीं है कि आप ढंग ढंग से सब में लिखोगे, 150 शब्द में क्या लिख लोगे। तो इसलिए आपको थोड़े पॉइंट ऐसे ही छोटे टाइप के पढ़ने चाहिए, ठीक है। नोट्स भी ऐसे बनाने चाहिए, नहीं तो खामा खामे आपका, एक तो देखो पेज ज्यादा बढ़ेंगे, पेज ज्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है आप नोट्स बनाने की जगह एनसीईआरटी बना दो, तो और फिर उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब जिनका स्वामित्व अपने आप हो, जैसे व्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है, और राष्ट्रीय के स्तर पर भी हो सकता है, और फिर विकास के स्तर पर जैसे संभावी पवन ऊर्जा, ठीक है। ये आपका संसाधन का वर्गीकरण था, ठीक। अब एस्पेक्ट आ जाता है आपका पॉइंट संसाधनों का विकास, ठीक है। तो विकास हेतु एक तो आपकी समस्याएं देख लेते हैं, क्या क्या समस्या है। तो मानव के लालच ने प्रकृति का विनाश कर दिया, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है। जैसे हमें कोई, जैसे मान लो फर्नीचर टाइप चाहिए, तो हम पेड़ों को नुकसान करते हैं, ठीक है। और अपने मतलब हम कहीं ना कहीं प्रकृति के तरफ ध्यान नहीं दे पाते, बस अपनी संतुष्टि चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं आपके, ठीक है। संसाधनों का असमान वितरण, ठीक, गरीब अमीर की खाई में वृद्धि, ठीक है। तो मतलब अमीर ज्यादातर ये सब करते हैं, ठीक है। और संसाधन का दुरुपयोग, और जब हम दुरुपयोग करेंगे तो समस्या क्या क्या आएगी, देखो वैश्विक का तापमान बढ़ेगा, जब वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं मिलने को मिलेंगी, जैसे कि जो बर्फ वाले क्षेत्र है ना वो पिघलने लगेंगे, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे बाढ़ आने की समस्या, ओजोन परत आपकी नष्ट हो जाएगी। ओजोन परत जो कि आपकी वायुमंडल में पाई जाती है और जो सूरज से आने वाली किरणों को रोकती है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है समाधान। अब वो संसाधन का विकास या हम संसाधन को कैसे बचा के रखें, उसका समाधान भी होना चाहिए, ठीक है। तो समाधान देख लेते हैं, और ये पीटी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात समझो पहले, आप क्या, तो एक बात समझो, सतत पोषणीय विकास जब समझना, पहले समझना, देखो एक होता है विकास, तो मतलब विकास होता है जैसे कि अब जैसे आप अपने ऊपर ले लो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी यूपीएससी के लिए, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, तो इसका मतलब आपका विकास होता जा रहा है, ठीक है। फिर होता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। मतलब ये विकास ऐसा होता है, इसमें ये नहीं है केवल मनुष्य का ही ध्यान रखा जाए, इसमें प्राकृतिक का, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, तो सभी का विकास होना चाहिए। अगर मनुष्य का विकास होगा तो उसी के साथ ही संसाधनों का भी विकास होना चाहिए, ठीक है। सतत पोषणीय विकास यही है, ठीक है। तो पॉइंट लिखे गए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर होता है, ठीक है। और फिर आपका एक सम्मेलन हुआ था ये, तो 1992 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन था ये, ठीक है। और कहा जाता है इसमें 1992 से पहले ना लोग मतलब
अपने नेचर के लिए संसाधन के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, मतलब इतने जागरूक नहीं थे कि हम प्रकृति का इतना नाश क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सम्मेलन होता है और इसमें बात की जाती है कि अब हम अपने पर्यावरण का भी विकास करते चलेंगे अपने साथ साथ। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए, आपको मेंस में ऐसे पॉइंट लिख सकते हो जैसे पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास संबंधित समस्याओं का समाधान इसमें बात की गई थी। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन व जैव विविधताएं घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो वही मतलब है इसमें कि जलवायु पर्यावरण, वही पर्यावरण से रिलेटेड था ये। ठीक है, भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति, मतलब वन कम से कम काटो और हो सके वन को ज्यादा लगाओ। ठीक, और फिर आती है आपकी 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 के बारे में पता होना चाहिए, हो सकता है कि पीटी में ही आ जाए। ठीक है, और मेंस में तो ऐसा लिख सकते हैं। तो एजेंडा 21 क्या था ये, तो यूएन पर्यावरण व विकास सम्मेलन हुआ था ये। ठीक है, और ये आपका 1992 ब्राजील में हुआ था। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास के लिए वैश्विक प्रयास से पर्यावरण क्षति, गरीब, रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया था। ठीक है, तो एजेंडा 21 पर्यावरण से रिलेटेड था और ये भूमंडलीकरण सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें गरीबी, रोगों, तो सभी बारे में बात किया गया था। ठीक है, और मेनली फोकस इसका पर्यावरण से रिलेटेड था। ठीक है, तो एजेंडा 21 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे टॉपिक आ जाता है फिर आपका संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है देश में संसाधनों की विविधता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के संसाधन, ठीक, जहां देश में एक भाग में संसाधनों की प्रचुरता है वहीं दूसरे भाग में कमी है। मतलब एक देश में मान लो कोई संसाधन पाया जाता है वहीं दूसरे देश में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें नियोजन की इनकी आवश्यकता पड़ती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संसाधनों की प्रचुर संभावना होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्र विकास की समस्याएं भी संसाधन का दक्ष उपयोग। ओके, तो ये आपके मेन से आप लिख सकते हो ऐसे। आगे पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट आपका भारत में भू संसाधन, यानी कि जो भारत है उसमें भूमि का संसाधन कैसे कैसे है। तो जैसे 27% पर पठार है और 43% पर आपका मैदान है, 30% पर आपका पर्वत है। ठीक है, भूमि का उपयोग। ठीक है, तो वन 21% आपका। ठीक है, कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि यानी कि बंजर भूमि 8% है और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 50% और स्थानीय चारागाह एवं पशुचरण 3%, परती भूमि आपकी 5% है और कृषि योग्य बंजर भूमि 5% और अन्य में आपकी 8 से 10% आपकी भूमि। तो इस प्रकार आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आप पॉइंट हम भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक है, तो मतलब हम अपनी भूमि को कैसे बचा सकते हैं ये सब हमें देखना है। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत बंजर भूमि है। ठीक है, तो जैसे कि 56% जल द्वारा अपरुद्ध हो जाती है। ठीक है, जल के द्वारा इधर से उधर चली जाती है और वनों द्वारा निम्नीकृत। ठीक है, तो जब वन अपने कटते रहेंगे तो भूमि का तो निम्नीकरण होता ही रहेगा। ठीक, और फिर आगे आपका वायु द्वारा, ठीक है, ये 10% है और अन्य कारक में जैसे देखें हम, जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण जो कि राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में होता है। मतलब अगर तुम पशुओं को ज्यादा ही चराते रहोगे तो वहां से भी कहीं ना कहीं वनों का विनाश होता है। ठीक है, और खनन द्वारा जैसे झारखंड खनन द्वारा जैसे झारखंड में खनन होता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये राजस्थान, गुजरात में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बंजर भूमि टाइप का। और आपका अत्यधिक सिंचाई जहां हरित क्रांति प्रदेश है। ठीक है, फिर आगे आपका टॉपिक आ जाता है मृदा संसाधन। ठीक, तो मृदा के बारे में हमें देखना है और आपका डायग्राम भी बहुत अच्छा बना रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको उसे भी एक बार देखना चाहिए। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जैसे ऊंचावच प्लस जनक सेल, मतलब जनक सेलों के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है और जलवायु
वनस्पति, जैव पदार्थ, ठीक है, और समय। तो ये सभी मिलते हैं ना, जैसे समय के साथ, ठीक है, और कुछ सेलें होती हैं जो है डायग्राम में लिखा हुआ है वो देखेंगे, और वनस्पति के साथ ही मृदा का निर्माण होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट में देखना, जैसे कि आपका अपक्ष रहित आधी चट्टानें, ठीक है, फिर अर्ध स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें, और फिर इसके बाद ऊपरी मृदा वालू, ये आपको सिल्ट मिलेगी, ठीक है, और फिर ऊपरी स्तर की मृदा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चट्टानों से निर्माण होता है, और जलवायु ये सब भी होनी चाहिए, ठीक है, और समय भी इस पर डिपेंड होता है। ओके, आगे फिर एक इंडिया का मैप बना रखा है, तो क्योंकि अब हम थोड़ा इसमें मृदा के बारे में जानने वाले हैं, और ये पीटी में तो आपका आता ही है, ठीक है। तो मैप में आप एनसीईआरटी से एक बार देख के बना लेना, ठीक है, और नोट्स मिलते टाइम शायद आपको ये यहाँ मिल भी जाए, जैसे कि काला मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे बना लेना। हालांकि अब हम इन्हें यहाँ मिट्टियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपोर्टेंट है, पीटी में मिट्टियों के बारे में आता ही है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में पीटी में जरूर आया है। ओके, तो जलेब मृदा, ठीक, नदी घाटियों में विस्तृत मृदा, ठीक, क्षेत्र सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जैसे राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो जलेब मृदा का क्षेत्र आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपकी जलेब मृदा पाई जाएगी। ओके, विशेषता क्या क्या है अब इसकी, तो कुछ ही आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो रेत सिल्ट टाइप की, जैसे कि राजस्थान में रेत टाइप का होता है, ठीक है। ये मृदा पर्वतों की तलहटी मैदान के द्वारा चौ क्षेत्र व तराई प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अब जलेब मृदा भी दो प्रकार की होती है, एक तो बागड़ और खादर, ठीक है। तो बागड़ में कंकड़ ये टाइप की मृदा होती है, ठीक है, और खादर नवीन मृदा, ठीक है। तो बागड़ कह सकते हैं पुरानी मृदा हो गई तो उसे बोल सकते हैं, और खादर जो नवीन हो, ठीक है। और जी यहाँ आपका पोटेशियम, फास्फोरस, चूना ये सब मिलता है, ठीक है। गन्ना, ज्वार, गेहूं दलहन के लिए अच्छी है ये। तो पीटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, गन्ना, ज्वार, गेहूं के लिए कौन सी अच्छी मृदा है, ऑप्शन दे देगा, जैसे कि जलेब मृदा, काली मृदा, पीली मृदा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस के पेपर देखना आप, ठीक है। और आगे पॉइंट है, जैसे सूखे क्षेत्र की मृदा अधिक क्षारीय होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मृदा पे आ जाते हैं, काली मृदा, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीटी में तो आ ही जाते हैं सवाल, एक दो साल बाद रिपीट हो जाता है एक सवाल, ठीक है। तो काली मृदा, पहली बात की मृदा ये काली क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो आप भारत का दक्षिण टाइप का पठार देखोगे ना, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को, तो यहाँ आपकी मुखी आपकी निकलती थी, तो उसी कारण आपकी यहाँ काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और ये कपास के लिए सबसे अच्छी है। तो पीटी में क्वेश्चन आ गया, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा काली, ठीक है। निर्माण दक्कन बेसाल्ट से हुआ था, ठीक है। क्षेत्र महाराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है। तो ये नदी का आपको पता होना चाहिए। विशेषता महिमकंड, ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा होती है, ठीक है, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न मृदा में से फास्फोरस की मात्रा किसमें कम है, ठीक है। तो पीटी के क्वेश्चन देखना ऐसे जरूर आते हैं। ओके, फिर आपकी लाल पीली मृदा, तो लाल मृदा दक्कन के पूर्वी व दक्षिण हिस्से में ये होती है, ठीक है, और ये आग्नेय चट्टानों द्वारा कम वर्षा वाले भाग में होती है, ठीक है। लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएगी। और लाल रंग की मिट्टी खेदार, अग्नाशय व रूपांतरित चट्टानों के लोहे धातु के प्रयास के कारण बनती है, ठीक है। तो मतलब ये चट्टानें तो आपको पता होंगी ना कि अग्नाशय यानी कि ज्वालामुखी से जो निकलती है, ठीक है, उसके कारण बनी हुई, ठीक है, चट्टानें, उन्हीं के कारण मिट्टियों का निर्माण भी होता है, ठीक है। और फिर आती है आपकी लेटराइट मृदा, उच्च तापमान व अधिक वर्षा के कारण ही होती है, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, और तापमान अधिक व बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
रासायनिक उर्वरक डालकर उपजाऊ करती हैं इसको, ठीक है। क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में। और कृषि कौन सी? काजू, चाय, कॉफी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़े पता होने चाहिए। मरुस्थलीय मृदा कौन सी? लाल व भूरे रंग की, ठीक है। रेतीलीय और लवणीय होती है, ठीक है। नमकीन झील द्वारा इसका निर्माण होता है। और हुमस व नमी की मात्रा इसमें कम। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि व चूने के का निर्माण, जिससे मृदा में जल स्थान अवरुद्ध होता है, ठीक है। तो आगे आ जाती है आपकी फिर वन मृदा। तो ये पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। नदी घाटी में दामोदर सिल्टदार मृदा होती है और अधिक अम्लीय व लूमस कम होती है, ठीक है। अब फिर आगे आपके मृदा बारे में देख लिया। अब फिर आगे आपके पॉइंट आ जाता है कि जो मृदा अपवर्धन व संरक्षण, ठीक है। जो मृदा का अपवर्धन होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट हमें देख लेने हैं। जैसे मृदा निर्माण व अपवर्धन की प्रक्रिया में दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो मतलब जहां मृदा का अपवर्धन हो रहा होगा, यानी कि एक तरफ से मृदा दूसरी तरफ जारी होगी, और या फिर करने की प्रक्रियाएं भी वो भी एक साथ होती है, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों ने वनोन्मूलन, अति पशुचरण, निर्माण व खनन से अपवर्धन की प्रक्रिया को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मतलब देखो अपवर्धन तो होता ही है, ठीक है, मृदा का, ये तो बात ठीक है। बट जो मानव की अन्य क्रियाकलापें होगी, जैसे कि पशुचरण अधिक हो गया, ठीक है, उद्योग लगने के कारण, ठीक है, खुदान करने के कारण, इसके कारण मृदा का अपवर्धन ज्यादा होता है। और अपवर्धन किस किस कारण होता है? जैसे पवन के द्वारा होता है, हिमानी जल द्वारा प्राकृतिक मृदा का अपवर्धन होता है, ठीक है। बहता हुआ जल मृदा को काटकर गहरी बारीकियां बनाता है, ठीक है। जैसे कहीं मृदा है और वहां पानी आपका बह रहा है, तो ऐसे मृदा को काट लेगा। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा ना, इस टाइप की मृदा हो जाती है वहां का क्षेत्र, ठीक है। तो कटी कटी मृदा दूर से ही लगती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संरक्षण। तो संरक्षण कैसे हो सकता है भाई? सीधी सी बात है कि पेड़ों को कम काटो, ठीक है, और कृषि का ऐसा पैटर्न लाओ जिससे मिट्टी नहीं कटे, जैसे कि पट्टी कृषि, ठीक है, और समुचित जुताई पहाड़ी क्षेत्र में होके। तो इस प्रकार के हम कदम उठा सकते हैं। और इसी के साथ ही एस्पिरेंट आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। और चैप्टर नंबर 1 साथ ही अब आज हम चैप्टर नंबर 2 भी अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हम ये थोड़ी इतनी जल्दी क्लासेस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें अभी और बड़ी बड़ी किताबें भी करनी है। तो इसलिए हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की रोज आपको 2-2 क्लासेस आएंगी, तो 3 दिन में आपकी ये एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर आ जाओ। अब बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, ये वाला। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका वन एवं वन जीव संसाधन, ठीक है। वन के बारे में पढ़ना है और जो वन के जीव हैं उनके संसाधन के बारे में, ठीक है। अब पहला पॉइंट आ जाता है जैसे लुप्त या लुप्त होने के कगार पर प्रजातियां। कौन कौन सी जो जातियां हैं जो भारत से लुप्त हो गई? जैसे चीता हो गया, और आपने सुना गया था प्रधानमंत्री द्वारा चीताओं को लाने की भारत में योजनाएं बनाई गई, ठीक है। चीता से रिलेटेड प्रोग्राम भी चलाए गए, बट वो कहीं ना कहीं विफल रहा, ठीक है। तो भारत में 1952 में चीता लुप्त हो गए। और फिर गुलाबी सिर वाली बतख गंगा के मैदान में, ठीक है। पहाड़ी कोयल, ये वो है जो लुप्त हो चुके, और पीटी में जरूर ये आ सकती हैं, ठीक है। जंगली चीतीदार उल्लू, ठीक है। और मधुका इंसिगानिस महुआ जंगली किस्म, ये भी समाप्त, ठीक है। अब सब आपके समाप्त हो गए, ठीक है। और फिर आगे आपका यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, तो लेपचा, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल में, और लेपचा ये जनजाति है, ठीक है, ये भी लुप्त हो गई है। और आगे आपके फिर आगे एस्पेक्ट आपका दे रखा है वनों के विनाश एवं वन जीव विलुप्त के कारण, ठीक है। वनों का विनाश किन किन कारण हो रहा है, ठीक है। और ये जीव कैसे कैसे लुप्त हो गए, ठीक है। तो पॉइंट में देखते हैं हम इसे, उपनिवेशी वन नीति, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कैसे, जैसे वाणिज्यिक वृक्ष रोपण, ठीक है। तो मतलब जैसे वृक्षों को काटने वाणिज्य के हेतु, ठीक है,
और जिसमें एग्जाम्पल आपका जैसे रोपण होता है, दक्षिण भारत की अन्य जातियों को नुकसान हो गया, ठीक है। चीड़, फाइन, हिमालय अशोक के वन का नुकसान, ठीक है। तो अनेक वनों का ऐसा नुकसान होता रहता है, ठीक है। और नदी घाटी परियोजना से वनों व जीवों को नुकसान होता है, जैसे नर्मदा घाटी व केन बेतावली नदी, ठीक है। और खनन द्वारा भी होता है, जैसे टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल डोलोमाइट खनन के कारण इनका अंत हुआ था, ठीक है। और अन्य जैसे झूम कृषि, ठीक है, शिकार, इन सब के कारण अपना वनों का नाश होता है। और कहीं कहीं आग लगने के कारण, अब देखो आग कहीं कहीं ऐसी भी होती है किसी मानव द्वारा लगा दी गई, हालांकि इतना बड़ा तो कोई नहीं करेगा पर कोई कोई कर देता है, और वनों में कभी कभी अपने आप भी आग लग जाती है, ठीक है। और आगे फिर जैसे कौन कौन से और हम देख लेते हैं, जैसे इसमें हिमालय यव, तो चीड़ की प्रकार सदाबहार औषधीय पौधा ये, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी में इसका चित्र भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश में संकटग्रस्त, ठीक है। और टिकसोल रसायन होता है एक, छाल पट्टियों व जड़ से ही मिलता है, और कैंसर का इससे उपचार होता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था, ठीक है। और बांध परियोजना 1973 में, ठीक है। आगे फिर आपका पॉइंट आ जाता है इसमें पवित्र पेड़ व विविध दुर्लभ जातियां, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे महुआ व कदव, तो मुंडा एवं स्थल जनजाति छोटा नागपुर में रहते थे, ठीक है। अब ये जो आपकी जनजाति होती होगी ना, तो पेड़ों के प्राकृतिक से अनेक प्रेम करते थे, तो कहीं ना कहीं ये पेड़ों को नहीं काटने देते थे, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से, जैसे इमली व आम के पेड़ को पूजनीय पवित्र मानते थे, जैसे उड़ीसा व बिहार में शादी के दौरान जनजातियों द्वारा इनकी पूजा होती थी, ठीक है। ओके, तो आप ये एक बार पढ़ के देख लेना, हालांकि इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर थोड़ा समझने लायक था। तो पॉइंट आपका यही निकल के आता है कि कुछ पेड़ अपने या कुछ जनजातियां ऐसी भी होती थी जो लोगों को एक दूसरे से मिलाकर चलते थे, जैसे कि आप पीपल का पेड़ ले तो, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं पवित्र पेड़ माना जाता है, लोग नहीं काटते, लगभग नीम का भी नहीं काटते, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड आपका था, ठीक है। और ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, इसलिए आपका ये चैप्टर इसमें मिला दिया, ओके। और एस्पेंट ये नोट्स आपको या तो आप खुद बना लेना या फिर टेलीग्राम पर आपको नोट्स से आपको 2-4 दिन बाद मिल जाएंगे। आपको क्लास 8, 9, 10 तीनों को आपको जो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की जब हम अपनी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, जैसे 11th क्लास की, एनसीईआरटी 12th की, तो उनके तब मिल जाएंगे, तो ठीक है। और टेलीग्राम आप चैनल एक बार ओपन करके देखना, अबाउट सेक्शन में जाना, वहां आपको लिंक मिला है, तो वहां पर अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है, मैं तो कहूंगा कि आप इनसे भी शॉर्ट नोट्स बना लो, जितने शॉर्ट नोट्स होंगे आपके उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको 11th क्लास से आपको थोड़े थ्योरिकल नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे, हालांकि शॉर्ट्स वहां भी बनाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।